नमस्कार विद्यार्थियों। हिंदी के दूसरा जो पेपर है उसमें जो हम एक उपन्यास पढ़ रहे हैं जिसका नाम है आपका बंटी। तो पहले अगले लेक्चर में हमने आपका बंटी उपन्यास का कुछ अंश जो पहला अध्याय उसे शुरू किया था, उसका अभ्यास हमने वहां पर किया। तो यहाँ पर जो उपन्यास का नायक है जिसका नाम है बंटी और उसकी जो माँ है जिसका नाम है शकुन, इन दोनों का हमने परिचय प्राप्त किया। उसकी जो माँ है वो कॉलेज की एक प्रिंसिपल है। उसके घर के ठीक सामने ही उसका कॉलेज है। उसकी माँ जब भी अपने घर में ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठती तब वो अपना रूप बदल लेती थी। यानी बंटी अपनी माँ के दो रूप देखता था। एक उसकी अपनी माँ जो शकुन है, जो ममतामयी है, करुणा से भरी है, जो अपने बेटे से बहुत प्यार करती है। और उसकी माँ का दूसरा रूप जो कि एक कॉलेज की प्रिंसिपल है। इस रूप में वो अपनी माँ को कभी पसंद नहीं करता, उसे अच्छी नहीं लगती। इसलिए उसने कॉलेज जाना भी टाल दिया था। उसके घर में जो आया रहती है उसे वो फूफी कहकर बुलाता है। वो फूफी मम्मी के बाद उसका जो सारा काम है उसका उसको संभालना ये सब वो देखती है। उसका एक पड़ोसी भी है जो उसका दोस्त है जिसका नाम है टीटू। और टीटू से ही उसे पता चलता है कि उसके मम्मी पापा के बीच तलाक हो गया है। टीटू की बात सुनकर वो अपनी मम्मी से भी पूछ लेता है कि पापा हमारे साथ क्यों नहीं रहते, क्यों वो अ, नहीं आते हैं हमारे पास, अथवा वो जब भी आते हैं तो सर्किट हाउस में रुकते हैं, ऐसा क्यों है। ये सुनकर उसकी मम्मी भी दुखी हो जाती है। मम्मी का दुख बंटी है वो देख नहीं पाता, इसलिए वो फिर कभी भी इस बात पर मम्मी से कोई चर्चा नहीं करता। फिर वो अपनी मम्मी से इसके बारे में कभी नहीं पूछता। तो यहाँ पर इस उपन्यास का पहला अध्याय जो है वो पूरा होता है। दूसरा अध्याय शुरू होता है मम्मी की गर्मियों की छुट्टी से, यानी उनाळानु वेकेशन। तो गर्मियों की छुट्टी में मम्मी पूरा दिन घर पर ही रहती है। मम्मी मम्मी ही बनकर रहती है। हर रोज दोपहर को मम्मी सो जाती है, लेकिन बंटी को नींद नहीं आती। इसलिए वो जो अपने आंगन में जो भी पेड़ है, जो भी झाड़ियां है, उसमें खेलता रहता है। इसी तरह झाड़ियों में खेलते खेलते उसने एक दिन अचानक से वहां पर वकील चाचा को आते हुए देखा। बंटी को पता है कि ये जो वकील चाचा है वो पापा को मिलकर पापा के पास से यहाँ पर आते हैं। तो वो अ, वकील चाचा के पास जाता है और उनसे पूछता है कि इस बार पापा कब आएंगे। तब वकील चाचा उससे कहते हैं कि इस बार अभी पापा नहीं आने वाले हैं। उसके बाद वो मम्मी से मिलते हैं। वहां पर वो वकील चाचा जो है वो बंटी की जो उसकी बनाई हुई जो पेंटिंग्स है उस पेंटिंग्स को देखते हैं और उसकी बड़ी ही सराहना करते हैं, तारीफ करते हैं कि तुम्हारे बेटे ने इतनी छोटी उम्र में इतनी अच्छी ये जो पेंटिंग्स है वो बनाई है, तो ये बड़ा होकर बड़ा अच्छा ही कलाकार बनेगा। ये सब सुनकर भी जो शकुन है यानी जो बंटी की मम्मी है वो शांत रहती है, चुप रहती है, कुछ बोलती नहीं है। बंटी इस बार सतर्क होकर सुन रहा है इन दोनों की बातें।
वो छुप कर सुन रहा है कि आखिर वकील चाचा और मम्मी के बीच क्या बातें होती हैं। तभी वो सुनता है कि वकील चाचा कहते हैं कि अ, इस बात जो तुम्हारे और तुम्हारे पति के बीच में जो चल रही है, इस बात की अब कानूनन कार्यवाही भी कर ही डालनी चाहिए। तो मम्मी तब चिंतित जो उसको वो परेशान हो जाती है और वो पूछती है कि क्या इसीलिए आपको यहाँ पर भेजा गया है कि हम जो कानूनन बात है उसे निपटा लें। तब वकील चाचा कहता है कि नहीं, वो तो अपने दूसरे किसी काम से आए हैं। और अम, लेकिन वकील चाचा की इस बात से उसकी जो मम्मी है वो पूरी तरह से टूट गई है और बंटी को नींद नहीं आती, वो सो नहीं पाता, वो सोचता रहता है। वो सोचता है कि मम्मी जो है वो पिछले 7 सालों से पापा से अलग रहती है। एक दिन शाम को वकील चाचा फिर से आए। उसने मम्मी को बताया कि अजय यानी जो बंटी के पापा है, उसने जो तलाक के पेपर है उस पर साइन कर दिए हैं और बंटी की मम्मी को भी इस पर साइन कर देने चाहिए। तभी बंटी वहां पर जो सुनता है, छुप कर सुन रहा होता है, वो उसकी चोरी जो है वो पकड़ी जाती है और मम्मी और वकील चाचा उसे वहां से भगा देते हैं। फिर रात को मम्मी से बंटी पूछना चाहता है इस सब बारे में कि वकील चाचा क्यों आए थे, आपने उनसे क्या बात की, उन्होंने क्या कहा। लेकिन उसे लगता है कि मैं मम्मी को इस बारे में पूछूंगा तो शायद मम्मी फिर से दुखी हो जाएगी, इसलिए वो मम्मी से कुछ पूछ नहीं पाता और इन्हीं विचारों में खोया हुआ वो सो जाता है। तो यहाँ पर इस उपन्यास का दूसरा अध्याय है वो समाप्त होता है। अभी हम इसका जो तीसरा अध्याय है, तीसरा जो पहलू है, उसके बारे में बात करेंगे आगे। शकुन के लिए समय जैसे एक लंबे अरसे से ठहर गया था। वैसे तो घड़ी की जो सुई यानी જે ઘડિયાળનો કાંટો હોય છે वो तो बराबर ही चल रही थी। रोज सवेरे पीछे के आंगन से घुसकर धूप सारे घर को चमकाती दमकाती, दोपहर को लॉन में फैल पसर कर बैठ जाती और शाम को बड़ी अलसाई सी धीरे धीरे सरकती हुई पीछे की पहाड़ियों में छिप जाती। एक दूसरे को ठेलते हुए मौसम भी आते रहते हैं। फिर भी शकुन को लगता है कि समय जैसे ठहर कर जम गया है और जमे हुए समय की यह चट्टान न कहीं से पिघलती थी और न कभी टूटती थी। बस टूटती रही है तो वो है शकुन। धीरे धीरे तिल तिल शकुन टूटती जा रही है। यूं तो पिछले 2 सालों से ये ठहराव का एहसास बराबर ही होता रहा है, पर इधर 1 साल से तो यह एहसास तीखा होते होते जैसे असह्य सा हो गया है। सामने खड़ी जो लंबी छुट्टियां और गर्मी के बेहद लंबे आलसी और उदास दिन, कॉलेज क्या बंद हो जाएगा जैसे समय गुजरने का एक अच्छा खासा बहाना अ, खत्म हो जाएगा, वरना उसके नितांत घटनाहीन जीवन में मात्र कॉलेज जाना भी एक घटना की ही अहमियत रखता था। कॉलेज और कॉलेज के साथ जुड़ी अनेक समस्याओं की आड़ में वह कम से कम किसी में व्यस्त रहने का संतोष तो पा लेती है, वरना उसकी अपनी जिंदगी में कुछ भी तो ऐसा नहीं है जो क्षण भर को भी उत्तेजना पैदा कर सके। बंटी यदि
सिर के बल खड़ा हो गया तो उसी को लेकर वह उत्तेजित सा महसूस करती रहती है। यदि उसने ठीक से खाना नहीं खाया या वह किसी बात पर जिद करके रो दिया या कि उसने कोई ऐसी बात पूछ ली जो इस उम्र के बच्चे को नहीं पूछनी चाहिए, तो वह उत्तेजित होने की स्थिति तक परेशान हो जाया करती थी। हालांकि भीतर ही भीतर वह भी कहीं जानती है कि इनमें से कोई भी बात उसे सही अर्थों में उत्तेजित करके नहीं थकाती, वरन सही अर्थों में उत्तेजित होने के प्रयत्न में ही वह थक जाती है। केवल थक ही जाती है, एक प्रकार से वो यहाँ पर टूट सी जाती है। पर कल वकील चाचा ने उसके सामने जो प्रस्ताव रखा और आज जिसके लिए वे फिर आने वाले हैं, उनसे उसे भीतर से जैसे पूरी तरह झकझोर दिया है। हालांकि वह समझ नहीं पा रही है कि आखिर कल की बात में ऐसा क्या नया था जिसे लेकर वह इतनी परेशान और विचलित हो रही है। एक बहुत बहुत पुरानी समाप्त प्राय सी कहानी की पुनरावृत्ति ही तो है। फिर फिर भी कुछ है कि सारी बात को वह बहुत सहज ढंग से नहीं ले पा रही है। लग रहा है जैसे उसे पूरी तरह मथ दिया है इस कानूनन तलाक की बात में। तो वकील चाचा जब भी आते हैं एक बार वह पूरी तरह मथ जाती है। बाहर से तो जब भी कुछ घटित नहीं होता, एक पत्ता तक नहीं हिलता, पर मन के भीतर ही भीतर उसे जाने कितनी आंधी तूफानों को झेलना पड़ता है। और उसने झेले हैं ऐसे तूफान। अजय के किए के साथ संबंध बढ़ने की सूचना, क्योंकि इस समय उसे पता लगता है कि उसका जो पति था अजय, वो अब किसी दूसरी स्त्री के साथ घूमता है फिरता है। तो किसी दूसरी औरत के साथ उसके जो संबंध है, उसे जो बढ़ने की सूचना और फिर उसके साथ सेटल हो जाने की सूचना ने उसे कितना तिल मिला दिया था। अकेले रहने के बावजूद अ, तब एक बार फिर नए सिरे से अकेलेपन का भाव जाग गया। बहुत तीखा और कटु भाव जागा। अपमान की भावना ने उस दंश को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया था। जाने उस ऐसा लग रहा था कि अजय ने उसे ये समझाना चाहा कि देखो, तुम्हारे बिना भी मैं किसी और के साथ रह सकता हूँ, सुखी हो सकता हूँ, खुश रह सकता हूँ, जैसे ये मुझे दिखाने के लिए हो, ऐसा उसे लगता है। और ये बात उसे दंश दे रही है, उसे बहुत ही ज्यादा दुख पहुंचा रही है। और कोई 1 साल से ऊपर हुआ, चाचा ने फिर ही आकर कहा था कि क्या बताएं, कुछ समझ में नहीं आता। बंटी को लेकर उसके मन में एक कचोट है, और यही कचोट कभी कभी तो वह ऊपर से नीचे तक क्रूर संतोष से भर गई थी। न चाहते हुए भी आशा की एक हल्की सी किरण मन में कौंधी थी। कौन जाने कि बंटी ही, चाचा ने बंटी के लिए खिलौने दिए, तो जाने क्यों लगा था कि ये मात्र बंटी के लिए ही नहीं है। बंटी को माध्यम बनाकर उस तक भी कुछ भेजा गया है। उसके बाद अजय स्वयं आया था, हमेशा की तरह अलग ही ठहरा, सर्किट हाउस में अलग ही रहा और केवल बंटी को वहां पर बुलवाया। उससे तो मुलाकात तक नहीं की। फिर भी शकुन को लगता रहा था
कि न मिलकर भी अजय जैसे कहीं फिर से उससे जुड़ गया है। उस दिन अजय के पास से लौटने पर वह बड़ी देर तक बंटी को दुलारती पुचकारती रही थी, मानो बंटी वहां से अकेला नहीं लौटा है, अपने साथ अजय को भी ले आया है। पर धीरे धीरे वह कचोट भी शायद समाप्त हो गई। कम से कम यह तो स्पष्ट हो गया कि उसे लेकर कुछ भी आशा करना एकदम व्यर्थ है। और उसके बाद से बराबर यह लगता रहा कि अब सचमुच में सब कुछ समाप्त हो गया है, अंतिम और निर्णयात्मक रूप से। और तभी से समय उसके लिए जम गया था, बिल्कुल एक शीला की तरह, एक पत्थर की तरह। चाचा ने कल बात शुरू करने से पहले कहा था कि अब तो कोई उम्मीद नहीं है। तो उसे यही लगा था कि उम्मीद तो उसे न अब है न पहले कभी थी। फिर किस बात की उम्मीद? फिर से साथ रहने की कोई चाहना उसके मन में है ही नहीं, थी भी नहीं। उसने कई बार अपने और अजय के संबंधों के रेशे रेशे उधेड़े हैं, सारी स्थिति में बहुत लिप्त होकर भी, और सारी स्थिति से बहुत तटस्थ होकर भी वह निष्कर्ष हमेशा एक ही निकलता है कि दोनों ने एक दूसरे को कभी प्यार किया ही नहीं। शुरू के दिनों में ही एक गलत निर्णय से अ, उनका जो एहसास है वो दोनों के मन में बहुत साफ होकर उभर आया था, जिस पर हर दिन और हर घटना ने केवल सान ही चढ़ाई थी। समझौते का प्रयत्न प्रयत्न भी दोनों में एक अंडरस्टैंडिंग पैदा करने के लिए की इच्छा से ही किया होता था, वरन एक दूसरे को पराजित करके अपने अनुकूल बना लेने की आकांक्षा से तर्कों और बहसों में दिन बिताते थे, और ठंडी लाशों की तरह लेटे लेटे वो दूसरे को दुखी, बेचैन और छटपटाते हुए देखने की आकांक्षा में रहते रातें गुजारते थे। भीतर ही भीतर चलने वाली एक अजीब ही लड़ाई भी थी इन दोनों के बीच में, जिसमें दम साध कर दोनों ने एक दिन प्रतीक्षा की थी कि कब सामने वाले की सांस उखड़ जाती है और वह घुटने टेक देता है। तो पति और पत्नी इन दोनों में से यदि कोई एक भी समझता तो नौबत यहाँ तक नहीं पहुंचती। लेकिन ये दोनों तो आपस में दलील करते रहते हैं कि इसमें सारा का सारा जो दोष है वो तुम्हारा ही है। वो एक दूसरे को नीचा दिखाने के प्रयत्न में ही लड़ते रहते थे, तो साथ में भी थे तब भी वो लड़ते ही थे। उनका संबंध इसी कारण से दिन ब दिन बिगड़ता जाता था। दोनों ही एक दूसरे की हर बात, हर व्यवहार और हर अदा को एक नया दांव समझने को मजबूर थे, और इस मजबूरी ने दोनों के बीच की दूरी को इतना बढ़ाया कि फिर बंटी भी उस खाई को पूरी करने के लिए सेतु, यानी उस खाई को जोड़ने के लिए सेतु नहीं बन सका और बना भी नहीं। तो साथ रहने की यंत्रणा भी बड़ी विकट थी, और अलगाव का त्रास भी। अलग अलग रहकर भी वह ठंडा युद्ध कुछ समय तक जारी ही नहीं रहा, बल्कि अनजाने ही अपनी जीत की संभावना
को एक नया सबल मिल गया था कि अलग रहकर ही शायद सही तरीके से महसूस होगा कि सामने वाले को खोकर क्या कुछ अमूल्य खो दिया है। तो उन दोनों को लगता था कि हम दूर हो जाए तभी उसको पता चलेगा कि मेरे बिना उसका जीवन किन मुश्किलों से कटता है। और वकील चाचा की हर खबर, हर बात इस संभावनाओं को बनाती और बिगाड़ती रहती थी।